ईद उल अज़हा पर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जानवर की कुर्बानी होती है या इसके साथ साथ जो कुछ सियासतदान है वो अपने उसूल भी कुर्बान कर देते हैं? वो लोग जरूर उसूल कुर्बान करते होंगे जो कुर्बानी का जानवर किसी और से मंगाते होंगे। हम भाई कोई उसूल कुर्बान नहीं करते अल्लाह के वजह। पाकिस्तानी सियासत में से अगर आपको 3 चीज़ें कुर्बान करनी पड़े तो सबसे पहले आप कौन सी चीज़ इसको कुर्बान करना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं इक़्तिदार की हवस और अना की कुर्बानी की बात करूँगा। हम लोग झूठ को जो है वो शायद समझते नहीं है। मगर ये झूठ ही था ना कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, ऊपर अय्या का नाबुद अय्या का नस्तईन कहना और नीचे माँ बहनों को जो है वो डांस कराने की तरगीब देना। आप लोगों को कहते हैं कि जनाब मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ, यहूदियों के बड़ा खिलाफ हूँ और मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर हूँ। बच्चे आपके भी तकलीफ होंगे, बस पल रहे हैं। क्या इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को मजबूत किया है? इमरान खान साहब ने सियासी कारकुनों के साथ जाती है। खान साहब ने शदीद दुश्मनी में बदला इन तमाम चीज़ों को। आपने लोगों से रेड लाइन्स क्रॉस कराई, आपने उन शहदा की बेहुरमती करवाई जिन शहदा के खून के सदक़े में आप और मैं अपने घरों में सुकून से सोते हैं। जो घर की एक पॉलिटिक्स होती है और फिर एक घर का सरबराह तो एक मर्द ही होता है, लेकिन ख़वातीन की ज़्यादा चलती है ना। ये ऐसे ही है जैसे मुल्कों के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं या एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो आगे आप खुद समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़बा इरफान मलिक और आज के इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने इक़्तिदार को बहुत करीब से देखा और अभी भी देख रहे हैं। लोगों की तनकीद भी बहुत ज़्यादा सहते हैं और सबसे बढ़कर सियासत के जो मुख्तलिफ रंग हैं उनसे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। और जब मैं आज के इस पॉडकास्ट की बात करती हूँ ना, तो लिटरली कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला, बट आई एम श्योर कि जो जवाब मुझे दूसरी जानिब से आएंगे वो शायद कहीं ना कहीं हेडलाइंस भी बन जाएं। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हमारा ईद उल अज़हा एक स्पेशल पॉडकास्ट है। सबसे पहले मैं ईद के हवाले से ही आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक सियासतदान हैं, तो ईद उल अज़हा पर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जानवर की कुर्बानी होती है या इसके साथ साथ जो कुछ सियासतदान है वो अपने उसूल भी कुर्बान कर देते हैं? बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया, आपने बुलाया, इनवाइट किया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रैक कर दूँ। अभी आपने इंट्रो में कहा कि मैंने इक़्तिदार को बड़ी करीब से देखा है। इक़्तिदार तो बड़ी थोड़ी देर के लिए आता है, ज़्यादातर तो अपोजिशन ही होती है। मैंने अपोजिशन को बहुत करीब से देखा है। अच्छा। मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब हम तहरीक निजात चला रहे थे 93, 4, 5, 6 की ये बात है, तो उस वक्त मैं पहली दफ़ा पाबंद सलासल रहा और उस तहरीक में पूरा अपना खराबल दस्ते का किरदार अदा किया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की जो हम उसके ख़िलाफ़ बहाली जमहूरियत की तहरीक चला रहे थे, उसमें मुतअद्दिद बार जो है गिरफ़्तार भी रहा और हर किस्म के मसाइब का मुकाबला किया। और उसके बाद इमरानी आमरीत लोगों को तो नहीं लगता, लेकिन हमने उस बदतरीन आमरीत को देखा है जिसके बारे में लोग आज बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमने वो बदतरीन आमरीत जो है वो फेस की है। तो मैं इक़्तिदार से ज़्यादा वैसे जो है ना वो अपोजिशन का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, और ईद उल अज़हा अब आपके सवाल पे आ जाता हूँ मैं। थैंक यू। देखिए, पॉलिटिशियन जो होता है बेसिकली होता तो इंसान ही है ना, लेकिन पॉलिटिशियन की ज़िंदगी के रंग थोड़े डिफरेंट होते हैं। मसलन हमारे जो क्लोज रिलेटिव होते हैं वो बाज़ दफ़ा पीछे चले जाते हैं और हमें अपने ईदें, अपने मामलात ज़्यादातर अपने साथियों, दोस्तों, कारकुनों के साथ गुजारना होते हैं। हम हर ईद पे एक रवायत है कि हमारी ईद पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर अपने हल्के में वक्त देते हैं और ईद की नमाज़ के बाद अपने हल्के में बैठते हैं और वहाँ तमाम दोस्त जो ईद मिलने आते हैं। जब ईद कुर्बान होती है तो डेफ़िनेटली लोगों ने कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देना होता है, हमने भी ऑब्वियसली करना होता है, लेकिन उसके बावजूद हम आपस में मिलते ज़रूर हैं और बैठते ज़रूर हैं। और जहाँ तक असूल कुर्बान करने की बात है, तो शायद वो लोग ज़रूर सूल कुर्बान करते होंगे जो कुर्बानी का जानवर किसी और से मंगाते होंगे। हम 12 पैसे दे के मंगाते हैं, हम भाई कोई असूल कुर्बान नहीं करते अल्लाह के वजह से। अगर सियासतदानों को ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी कोई भी एक सियासी आदत कुर्बान करनी पड़े तो आपके नज़दीक वो क्या आदत हो सकती है? देखिए, सियासी आदतें कुर्बान करना कोई इतना आसान काम तो नहीं होता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि यही एक सियासी आदत कुर्बान की जा सकती है कि आप जो है वो हल्के में और दूसरे सियासी लोगों से ईद के दिन कम मिलें क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होगा। ईद उल फितर की तरह उन्होंने अपनी कुर्बानी भी करनी होगी, तो थोड़ा सा ये हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए कि हम उन लोगों के भी टाइम का ख्याल करें कि उन लोगों ने भी जो है ईद कुर्बान पर अपनी कुर्बानी करनी है, तो इस आदत को थोड़ा सेक्रीफाइस किया जा सकता है। अच्छा, जहाँ तक कितनी कुर्बानी की बात हो रही है, अगर हम पाकिस्तानी सियासत को देखें और इस पाकिस्तानी सियासत में से अगर आपको 3 चीज़ें कुर्बान करनी पड़े, जैसे एक अगर हम झूठ की बात करें, अना की बात करें या इक़्तिदार की हवस की बात करें, सबसे
पहले आप कौन सी चीज़ इसको कुर्बान करना पसंद देखिए, करेंगे? सबसे पहले तो मैं इक़्तिदार की हवस और अना की कुर्बानी की बात करूंगा। और जहाँ तक झूठ का ताल्लुक है, हम लोग माज़रत के साथ झूठ को जो है वो शायद समझते नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बुनियादी ख़राबी जो है वो झूठ ही है। लेकिन सियासत में मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जब मैं सच ज़्यादा बोलता हूँ तो मुझे बहुत भुगतना पड़ता है। तो मैं आदी हूँ, मैं ब्लंट बात करने का आदी हूँ, मुंह पे बात करने का आदी हूँ, मुझसे मुनाफकत नहीं होती। और मेरी सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं तनकीद सुनने और करने दोनों का हुनर जानता हूँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स मेरे दफ्तर आया है, मुझसे मिलने आया है और मुझे वो जून जुलाई की दोपहर में इतनी गर्मी में आया है और आकर मुझे वो ऐसा काम कहे कि जो उसका होना ही नहीं है, वो नहीं हो सकता, वो मेरिट है ही नहीं दूर दूर तक, तो मेरी आदत है मैं उसको क्लियरली कह देता हूँ कि ये काम नहीं होना, ताकि उसको जून जुलाई की तपती दोपहर और बारिश में बार बार ख्वार ना होना पड़े। लेकिन लोग झूठ सुनना चाहते हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि उन्हें कहा जाए कि नहीं जनाब बेफिक्र रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह खैर करे। ये झूठ होगा। अगर मुझे पता है पहले दिन कि जो काम ये कह रहा है ये नहीं हो सकता, तो मैं उसको क्यों ख्वार करूं, मैं उसको झूठी तसल्ली क्यों दूं। लेकिन लोग चाहते हैं कि हमें झूठी तसल्ली दी जाए और हमें ये साफ जवाब, और अगर मैं साफ जवाब दूं तो वो कहते हैं लो जी अल्लाह, दिमाग ख़राब हो गया, ये तो इक़्तिदार इसके दिमाग पे चढ़ गया, ये इसको तो जनाब ये तो बदल गया। लोग चाहते हैं कि हमें ख्वार किया जाए माजरत से। तो लोगों को चाहिए कि वो ख्वार होने के बजाय मुफीद मशवरा जो है उसको ज़रूर माना करें और सच को जो है सच को वो एडजस्ट करना सीखें, सच को डाइजेस्ट करना सीखें बेसिकली। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं, और आप इब्तदा से ही इसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये जमात जो है, ये सियासी पार्टी गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब बात आती है नैरेटिव की तो उसमें ये जमात जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाती है। क्या परसेप्शन से आपके पिछले सवाल का ही ये जवाब है कि आपने अभी झूठ की बात की। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मतलब ये झूठ ही था ना कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं जो है 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं जब आऊँगा तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो पहले 3 नंबरों में चले जाएगा, मैं जब आऊँगा तो पाकिस्तान का हम 200 अरब डॉलर पता नहीं वो किसके मुंह पे मारेंगे। वो एक साहब थे ना जो मशहूर है, वो आजकल मशहूर है, वो कहते थे कि वो आएगा तो उसी वक्त 200 अरब डॉलर जो आएंगे वो मुँह पे मारेगा। वो हम मुंह ही लेके फिरते रहे, किसी ने 200 अरब क्या 2 अरब डॉलर नहीं मारे। तो अवाम उन कैचेस नारों के पीछे पागल थे। अवाम को आज भी वो ट्रक की बत्ती चाहिए। अगर अवाम को कोई सच बात बताए और कहे कि जनाब ये ईरान जंग जो है और अमेरिका जंग जो है इसने दुनिया की इकॉनमी हिला दी है, तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को इससे फ़र्क ना पड़े। जब पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा तो पाकिस्तान भी दुनिया में शामिल है ना। लेकिन अवाम उसको कहेगी नहीं ये तो बड़ी ज़्यादती है, तो पेट्रोल महंगा कर दिया जनाब, चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम को चाहिए कि वो सच की दुनिया में रहना सीखें। और PMLN का प्रॉब्लम ये है कि ये झूठे वादे, झूठे नारे लगाने में उतने एक्सपर्ट नहीं है माजरत से जितने हमारे वो साथी एक्सपर्ट थे। वो तो उनका बस चलता तो चांद के ऊपर हाउसिंग स्कीम भी अनाउंस कर देते कि हम अगला इलेक्शन अगर आपने जिताया तो हम चांद पे लोगों को प्लॉट देंगे, और लोगों ने तालियां मारनी थी और कहना था वाह 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 वाह, हम भी बुकिंग कराते हैं, जमा कराते हैं। तो ये जो नैरेटिव डेवलप करना है ना, इसमें माजरत से बुरा ना बनाइएगा, इसमें झूठ का टच जो है वो काफ़ी देना पड़ता है। जैसे वो ना इस्लामिक टच देना और फलाना टच देना, ऊपर अय्या का नाबुद अय्या का नस्तईन कहना और नीचे माँ बहनों को जो है वो डांस कराने की तरकीब देना, और अय्या का नाबुद अय्या का नस्तईन कहना और अपने बच्चे जो हैं वो यहूदियों के घर में पलवाना, अय्या का नाबुद अय्या का नस्तईन की बात करना और इद्दत पूरी ना करना और शादी कर लेना। तो भाई बड़े अदब से करूँ, बात ये है ज़ाती बातें, लेकिन जब आप लीडर बनते हैं फिर आपने अपनी ज़ात में एक मिसाल बन कर दिखाना ना। तो मिसाल आप ये दिखा रहे हैं कि आप लोगों को कहते हैं कि जनाब मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ, मैं यहूदियों के बड़ा खिलाफ हूँ और मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर हूँ। बच्चे आपके भी तक यहूदियों के पास पल रहे हैं, परवरिश आपके बच्चे जो हैं वो सबसे बड़ा असासा किसी शख्स का क्या होता है, उसकी औलाद। जिस शख्स का असासा ही यहूदियों के पास है वो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर है। और मैं इतना हंसता हूँ कि जो शख्स ये जुर्रत नहीं रखता कि एक ट्वीट ही करवा दे इसराइल के खिलाफ, उससे अवाम तवक्का करती है, वो जो अवाम उनके साथ है वो वाली अवाम तवक्का करती है कि जनाब ये होता तो इसराइल और अमेरिका की जंग जो है रुक गई होती। तो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि झूठ फ़रेब लोग चाहते हैं कि उनको दिया जाए। जिस दिन लोग बाशऊर होंगे ना, ये वाला सही वाला शऊर, ये जो 2 नंबर शऊर हो गया ना जी कि मैं आपका गिरेबान पकड़ूँ आप मेरा गिरेबान पकड़ें, शऊर इसका नाम तो है ही नहीं। शऊर तो इस बात का नाम है कि मैं सबसे पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूं, अपना गिरेबान पकड़ूं, अपनी गलतियां जो मेरे अंदर हैं मैं उनको दुरुस्त करूं, फिर मैं किसी और की गलती दुरुस्त कराने के लिए जाऊं। यहाँ रवाज ये बन गया कि मैंने 5 नमाजें नहीं पढ़नी, लेकिन मैंने दूसरों को दिहाड़ना कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते,
जो बंदा खुद नमाज नहीं पढ़ता उसको क्या हक है किसी को कहने का। यानी आपको सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, रोल मॉडल बनना पड़ता है, और तभी जो है वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जब आप किसी चीज़ की तरकीब कर रहे हो तो फिर आपको भी सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो सेट करना चाहिए। अच्छा, सियासत की जब हम बात करते हैं, आप इसी फील्ड से क्योंकि वाबस्ता हैं, तो सबसे ज़्यादा सियासत में प्रेशर किस बात का लेना पड़ता है? अपोजिशन की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, अवाम की तवक्कुआत का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, या जब अपनी ही आपकी जमात होती है और उसी के एक्सपेक्टेशंस या अपनी ही जमात के जो रहनुमा करता धरता होते हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस का सबसे प्रेशर ज़्यादा होता जो है? सियासत में प्रेशर है ना वो साजिशों का प्रेशर है, क्योंकि अच्छा, साजिशें किसकी तरफ से? आपको ऐसे ऐसे मिरास में दुश्मन मिलते हैं कि जिनको आपको पता ही नहीं होता, आप उनके साथ जो है वो बगलगीर हो रहे होते हैं और वो सारे जो है वो आपका फट्टा उठाने के चक्कर में होते हैं। तो मैंने तो बड़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि आप जिनसे मिल रहे होते हैं वो मुस्कुरा तो रहे होते हैं, लेकिन अंदर खाते उनको ये तकलीफ़ हो रही होती है कि आप यहाँ क्यों पहुँच गए हैं। लेकिन ये तो एक अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ पहुँचाना है, जो जिसके नसीब में लिखा है वो मिलकर रहना है। अब अगर आज मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर हैं तो ये उनके तकदीर में लिखा हुआ था, अल्लाह ने उनसे को काम लेना था। अब इस पर कोई बंदा जो है वो बैन करना शुरू हो जाए, या बाकी जिस तरह से आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आज बाकी सूबा के चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं, हम चले अपनी पार्टी से निकल के पीटीआई में जाते हैं। अगर आज सोहेल अफरीदी आ गया और वो पहले वाले साहब वो लंबे बालों वाले चले गए हैं, तो अब उसमें गंडापुर साहब, तो अब उसमें कोई क्या कर सकता है? वो अफरीदी साहब के नसीब में लिखा था, ठीक है, आ गए। तो कहने का मकसद है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ये अंदरूनी साजिशों का होता है। और जहाँ तक आवाम का प्रेशर है, साजिशें आपको अपनी जमात की तरफ से भी ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये हर जगह होता है, ये हर पॉलिटिक्स फील्ड में होता है। हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह, हर पार्टी में ऐसा ही है। कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। तो एक को टिकट मिल गई, 10 जो है वो खिलाफ हो गए, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ से आता है। देखें, जहाँ तक आवाम के प्रेशर की बात है, आवाम का जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो उस वक्त होता है कि जब आप आवाम में जाते हैं। और हमें तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम अपने हलकों में जब भी जाते हैं, ज़्यादा जाएँ कम जाएँ, अल्लाह का शुक्र है, जो मेन खुशी गमी है लोगों की वो हम नहीं छोड़ते, लोगों के दुख दर्द को देखते हैं। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में होती हैं, कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होती। जैसे अमेरिका और ईरान वाली, इसराइल वाली जंग हो गई है, अब ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अब इस पर अगर मेरे हल्के का वोटर मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसको क्लियरफाई करूँगा कि भाई अब ये सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई हुई है, तो हमारे मुल्क में भी हुई है। मैं उसको ये कहूँगा कि देखो इंडिया में लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनों में लग के गैस के सिलेंडर ले रहे हैं लोग, कई किलोमीटर की लाइन है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। महंगा ज़रूर हुआ है लेकिन अवेलेबिलिटी तो कर दी गई है ना। तो इस तरह से हम उनको कॉल करेंगे। आवाम का एक प्रेशर, सबसे जो बड़ा प्रेशर है ना, मैं समझता हूँ आपको अपने ज़मीर का जो प्रेशर है ना, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, आप पे सबसे बड़ा प्रेशर होगा। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपका ज़मीर आपको मलामत करता है, उससे लड़ना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश ये करते हैं, मैं कोई अल्लाह आसमान से नहीं उतरा हुआ, कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, गलतियाँ भी होती होंगी, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जानते बूझते गलती ना करें, जानते बूझते किसी करप्शन का, किसी चीज़ का हिस्सा ना बने, और बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम जो दिया गया है, जो काम सौंपा गया है, जो भी कोई चीफ मिनिस्टर होता है, मैंने शहबाज साहब के साथ भी काम किया है, मैंने मरीम साहबा के साथ भी काम किया है, मैंने तंजीमी काम बहुत सारे लोगों के साथ किया है। तो जो भी इमीडिएट बॉस होता है उसकी बात, उसके टारगेट को अचीव करें, क्योंकि डेफिनेटली जब आप वो टारगेट अचीव करते हैं तो आप आवाम में भी इज्जत पाते हैं और अपनी पार्टी में भी इज्जत पाते हैं। अच्छा, एक ज़ाती सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये ईद स्पेशल पॉडकास्ट है, कि जब आपके घर की बात करें, बाहर तो आप सियासत कर रहे होते हैं, तो घर में जो घर की एक पॉलिटिक्स होती है और फिर एक घर का सरबराह तो एक मर्द ही होता है, लेकिन खवातीन की ज़्यादा चलती है ना। हाँ, तो आप थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है खातून होने के नाते। वैसे तो कहने को सरबराह जो है ना वो मर्द ही होता है। ये ऐसे ही है जैसे मुल्कों के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं या एस्टैब्लिशमेंट होती है, तो आगे आप खुद समझदार हैं। या जैसे प्रेसिडेंट होता है, हाँ जी, असल पावर तो फिर हाँ जी, सदर और गवर्नर देख लेना, सबसे ज़्यादा सरबराह वही होते हैं, लेकिन उनके पास बेचारों के पास कितनी पावर होती है ये आपको भी पता। मैं यही पूछने वाली थी कि घर में आपकी चलती है या आप भी सियासत से बाहर आम हम भी सदर गवर्नर ही हैं घर में, बस सीधी सी बात। अच्छा, जिंदगी का वो फैसला आपने जो लिया हो और अब आप मतलब बतौर सियासतदान ख्वाजा इमरान नज़ीर लिया हो, लेकिन एक आम इंसान के तौर पर एक आम इंसान ख्वाजा इमरान नज़ीर वो कभी ना लेता, वो कोई ऐसा एक फैसला है जो मैंने एज अ पॉलिटिशियन लिया हो, ठीक है ना, और वो मैं कभी भी ना लेता। जी बिल्कुल, वो डेफिनेटली वो फैसला ऐसा ही है कि जब मैंने सियासी वर्कर तो मैं था, सियासी कारकुन तो मैं शुरू से हूँ, बचपन से मुझे शौक़ था, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आने का और असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला
ये मैंने एक सियासी फ़ैसला किया जो शायद एक आम आदमी के तौर पे मैं ना लेता, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई मसाइल आप देखते हैं ना तो उनको फ़ायदे भी बड़े हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीइंग पार्लियामेंटेरियन, बीइंग पॉलिटिशियन मैं नहीं कर सकता और आम आदमी कर सकता है। जब हम मुसीबत काट रहे होते हैं, जब हमारी एक एक चीज़ को क्वेश्चन किया जा रहा होता है, जब हमारे विरासती जायदाद जो हमें मिली होती है उसके भी हिसाब हमसे मांगे जा रहे होते हैं, जब वो कहते हैं ना रसीदा कड्डो, तो रसीदा कढ़ना एक पॉलिटिशियन वास्ते बहुत मुश्किल है, आम आदमी के लिए बहुत आसान होता है, वो कहीं से भी कुछ भी मैनेज कर लेता है। लेकिन हमारी हर चीज़ रडार में होती है, तो हमें अपनी जेन्युइन चीज़ों को भी साबित करते वक्त बहुत सी मुश्किलात होती हैं, जो कि एक आम आदमी के पास, शायद आम कारोबारी आदमी के पास, एक आम बिजनेसमैन के पास वो मुश्किलात नहीं होती। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी कि क्या इमरान खान की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को मजबूत किया है या पाकिस्तान की सियासत को पर्सनालिटीज़ की हद तक जो है वो महदूद कर दिया? देखें, इमरान खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब एक सेलिब्रिटी हैं, एक लीडर भी हैं और बहुत बड़ा तबका, बिल्कुल मैं पॉलिटिकल कारकुन हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं तो हकीकतों को तस्लीम करता हूँ। इमरान खान साहब ने जो ज़्यादती की है ना, जो सियासी कारकुनों के साथ ज़्यादती की है, मैं अपना केस अब आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैं 1996 में पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुआ था और मैं उस वक्त स्टूडेंट था और मेरे हाथ में जब हथकड़ी लगी तो वो ऐसे बाहर निकल जाती थी, यानी आप अंदाज़ा कर लें मैं कितना छोटा हूँगा, कितने दुबले पतले। हाँ जी। तो वो रातें जो मैंने कैद में गुजारी, मैं ये सोचा करता था कि मैंने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ अपनी पार्टी के हक़ में एक नारा मारा है और मुझे ये मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। तो जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो यकीन करें कि आई वॉज द पर्सन के जिसको इतनी खुशी हुई कि खान अब कोई सियासी कारकुन नाजायज़ गिरफ़्तार नहीं होगा, अब सियासी कारकुनों पे वो जो मुसीबत आती है वो मुसीबत अब नहीं आएगी। इमरान खान साहब का क्रेडिट ये है कि वो गंदा दौर, वो घटिया दौर, वो बदबूदार दौर, वो इंतकाम से भरा दौर खान साहब वापस लेकर आए, जो कि शायद एक किस्सा माजी बन चुका था। खान साहब ने खामखा में, यानी खान साहब को कोई छुरी नहीं मारी हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, खान साहब को कोई किसी ने कुछ नहीं कहा हुआ था, खामखा में मुफ्त की उन्होंने मुखालफत शुरू की। हालांकि ये मुखालफत उस वक्त क्यों नहीं की जब आप अपना लिख कर दे रहे थे नवाज शरीफ को कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, मुझे घर चाहिए। अगर आप इतने असूली और कानूनी थे तो उस वक्त घर ना मांगते। शौकत खानम की ज़मीन जब आप ले रहे थे, जिसकी बुनियाद पे मंजन बेच के पूरी दुनिया से आप वोट इकट्ठे करते हैं और चंदा भी इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, हाल दो कि वो 100-125 बेड का अस्पताल है और आप अरबों रुपए उस पर इकट्ठा करते हैं और इलाज सिर्फ 10% फ्री है, 90% लोग तो अपनी जेब से इलाज कराते हैं। तो इस तमाम के बावजूद उनको ये सोचना चाहिए था। और जब 50 करोड़ रुपया चंदा, ये मैं को 50 लाख की बात नहीं कर रहा, 50 करोड़ रुपया जब शरीफ फैमिली से चंदा लिया गया था, तो क्या उस वक्त नहीं पता था कि शरीफ फैमिली से हम 50 करोड़ रुपया ले रहे हैं? तब वो बहुत अच्छे थे। तो ये जो मोहसिन कुशी इन्होंने की है ना, एहसान फरामोशी की है और पाकिस्तान की सियासत को परागंदा किया है, पाकिस्तान के सियासी वर्कर की तजलील की है। हालांकि हमने तो कभी 9 मई भी नहीं किया था। PMLN का एक खासा है, PMLN एक ख़ास रेड लाइन को उसने कभी क्रॉस नहीं किया और PMLN के वर्कर ने भी एक ख़ास रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया। लेकिन आपने लोगों से रेड लाइन्स क्रॉस कराई, आपने उन शहदा की बेहरमती करवाई कि जिन शहदा के खून के सदक़े में आप और मैं अपने घरों में सुकून से सोते हैं। आपने मेजर ज़ादा अजीज़ भट्टी की रूह को तड़पाया। आपने वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के जो 5 दिन 5 रातें भूखा प्यासा आपके और मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पर लड़ता शहीद हुआ, आपने उसके मुजस्मे की बेहरमती करवाई। जब आपने ये गुनाह किया है और अपने मौसरों के साथ ये जुल्म कराया है, तो आपको बहरहाल इसका खमियाजा भुगतना था। और आपकी वजह से खान साहब, पूरे कारकुनों ने, आपकी पार्टी में उस बुजुर्ग औरत ने जिसका नाम यास्मीन राशिद है, जो कैंसर की पेशेंट है, आज वो भी ये सब कुछ भुगत रही है, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा पार्शियल इख्तिलाफ करूंगी। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो बच्ची नहीं थी जब वो ये सब कुछ कर रही थी। जब चेन ऑफ कमांड ये कहती है ना, जब चेन ऑफ कमांड, देखें चेन ऑफ कमांड क्या होती है, सियासत हो, कोई इदारा हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जब आपके बॉसेस जो आपको कहते हैं कि ये आपका टारगेट और आपने करना है, तो मोस्टली आपको वो करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं चीज़ों पे मुत्तफिक नहीं होता,
ठीक है ना। लेकिन जब मुझे अगर आज आपको नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या इवन मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहें कि फील्ड मार्शल के खिलाफ जो है वो हो जाएं क्योंकि ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं इस तरह, तो आप क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो बात ना, आपकी ठीक है। इतनी तो आप में शऊर और अकल होती है ना कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, कहाँ पर आपने इस्तेमाल देखिए, होना है, मैं कहाँ रोमा पर मैं नहीं मियां नवाज शरीफ साहब के सामने ये बात काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ, एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा कर चुका हूँ। और उनका बड़ा हौसला है कि वो सुनते हैं कि मुझे अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान में से किसी एक रास्ते को चुनना हो तो आई विल नॉट गो विद नवाज शरीफ, आई ऑलवेज गो विद पाकिस्तान। और यही आपके एक रिस्पांसिबल सिटीजन वो मुझे होने क्या का कहते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक हाय साहब, आप क्या ये समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो रास्ता चुनेगा, मैं भी पाकिस्तान की तरफ जाऊंगा? तो देखें, लीडरशिप का भी फ़र्क होता है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा मानता हूँ इस बात को कि ये बदकिस्मती है, ये नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने जहन उतना उनका इतना गंदा कर दिया, आपने एक आम आदमी के जहन में जो नफरत भरी, जिसका 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 मैं गिला कर रहा हूँ कि मैं कोई सियासी कारकुन की गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाली मैं सियासी माहौल को नफरत से भरपूर करने का क्रेडिट इमरान खान को दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर जब उन्होंने COD किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें गलतियाँ हमसे हुई हैं, हमें एक दूसरे पे बेजा इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहिए थी, हमें एक दूसरे से नफरत को परवान नहीं चढ़ाना चाहिए था। देखें, सब पार्टीज़ यही चाहती हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं कि वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। उनका क्लेम ये होता है कि हम ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम रखते हैं मुल्क को आगे लेके जाने का बनिस्बत हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट से। तो अगर एक रवादारी को रखते हुए, एक मुनासिब मामलात को रखते हुए भी इस सफ़र को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन खान साहब ने नफ़रत के सफ़र को प्रेफरेंस किया। खान साहब ने शदीद दुश्मनी में बदला इन तमाम चीज़ों को, लोगों के जहन में ये भर दिया कि वो नवाज शरीफ जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर डिक्लेयर करवाया, वो नवाज शरीफ जिसने ग्वादर से लेकर मोटरवे तक की डेवलपमेंट पाकिस्तान में की, वो नवाज शरीफ कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आया, और वो नवाज शरीफ कि जिसके दौर में आपका दुश्मन वाजपेयी चल के पाकिस्तान आया था और उसने आकर ये तस्लीम किया था कि हाँ पाकिस्तान एक हकीकत है तो हम आपको उसका पूरा मकाम देते हैं। वो नवाज शरीफ कि जिसके पास मोदी भी चल के आ जाता था, वो मियां नवाज शरीफ का गुनाह बना दिया गया। वो गुनाह नहीं था। आपके मुल्क के हेड ऑफ स्टेट में अगर कोई चीज़ होगी तो दुश्मन आपके पास चल के आएगा, वरना दुश्मन को कोई शौक नहीं है आपके पास चल के आए। बाद में भी तो एक साहब आए थे ना जो बैठे रहे थे आगरा जाके, तो उन्होंने कहा था कि जनाब मुझसे मिलने नहीं आ रहे। और अभी भी जो खान साहब की आप बात कर रही हैं, ट्रम्प साहब, अच्छा ये जो आपने सारी बातें की, चले इसी से नहीं, वो मैं एक फिक्रा कह दूं, तो आपको याद है ना जो बाइडन का की मिस कॉल का कौन वेट कर रहा था कि आज जो बाइडन की मिस कॉल ही आ जाए, मैं तो नहीं कर ये रहा। आपने नवाज शरीफ साहब का तस्करा किया और इसमें कोई शक नहीं कि उनके क्रेडिट पर बेशुमार चीजें हैं, लेकिन इसी का एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि अगर आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने मार्का हक बुनियान मरसूस में बड़ी आउटस्टैंडिंग एक परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान का एक ग्लोबल जो इमेज है या ग्लोबल स्टैंडिंग वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई है कि कहाँ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के गुण जो हैं वो गा रहे हैं। तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो आज जब हम ये सारी बातें करते हैं, सो वी गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ द लीडरशिप, सियासी भी और अस्करी भी। तो जो आप पॉइंट्स गिनवा रहे हैं तो क्या आप उसका भी क्रेडिट उस वक्त की सियासी और अस्करी लीडरशिप को देते हैं, या आप ये कहेंगे कि नहीं वो एक सियासी पाकिस्तान का जो डायनेमिक्स है ना, पाकिस्तान में जब अस्करी और सियासी की क़यादत एक पेज पे हो, हम आहंग हो और कोशिश कर रही हो कि हम मुल्क को मिलकर चलाएं, तो पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे जाता है। तो मैं कभी भी किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता। मैंने जो बात की, आप उस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये एक प्लान के तहत जो खान साहब ने अपने अलावा सबको गंदा करने की कोशिश की है ना, माजरत से, और माजरत से एक और अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा गंदा दौर भी उनका ही था, जिसमें एक मुल्क में ईंट नहीं लगी, डेवलपमेंट के नाम पे एक टके का काम नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट के किनारे पे क्या, डिफ़ॉल्ट के अंदर झोंक के पाकिस्तान को वो चले गए थे माजरत के साथ। जी बिल्कुल। उसके बावजूद वो खाम में अपने आप को हीरो समझते हैं, और उनके फॉलोअर्स को भी यही बताया गया कि वो उन्होंने पाकिस्तान को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देना था। हाँ, बस अगर को 33-50 एक साल और मिल जाते तो उन्होंने पहुँचा देना था। फॉलोअर्स का तो ये कहना है ना कि भाई क्रिस्मा सबसे बड़ा होता है, गवर्नेंस जो है वो पीछे रह जाती है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे बड़ी सियासी ताकत क्या थी या है आज? देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे बड़ी सियासी ताकत वो जैली सोशल मीडिया ट्रोल थे जो कहीं और से ऑपरेट हो रहे थे, जिनको अफगानिस्तान और इंडिया और इसराइल तीनों की भरपूर हमायत हासिल थी, और उनकी अच्छी खासी फंडिंग भी इनके ऊपर हो रही थी, और उन्हीं ने इनको सियासत का सरखेल बनाया। 4 लोग अगर एक जगह बैठे हैं, 4 सोशल मीडिया यूज़र हैं, तो जब हर वक्त वो यही देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जनाब एक ही बात हो रही है, तो वो चारों जो है वो इम्प्रेस हो जाएंगे। हम देखा देखी पागल होते हैं ना, तो हाल हमारा यही है कि
कि हम देखते हैं यार आजकल फैशन क्या है, अच्छा ये चीज़ फलानी चीज़ फैशन है, तो हम अपने मुंह पर थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लेते हैं कि यार लाल रंग आजकल फैशन है। तो थोड़ी सी हम में भी गलती हैं, तो हम सब ने ये किया है और आज वक्त साबित कर रहा है कि ये जो फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, ये जो व्यूज़ मिल रहे थे, इसके पीछे कौन था? इंडियन फंडिंग थी, रॉ इसमें अंदर बाकायदा इन्वॉल्व थी। इवन हमारे कई लोग रॉ के पेरोल पे थे जिनके पेटों में आज ब्रोड उठता है। इनसे पूछे ना, साइकिलों पे आए थे, आप भी तो माशाल्लाह एंकर हैं, कब से काम कर रही हैं, आपके पास तो डाले नहीं आए, आप तो डॉलर्स नहीं कमा सकी, ठीक है ना। तो जिन्होंने डॉलर्स कमाए हैं, जो साइकिलों पर मोटरसाइकिलों पे फिरते थे, मेरी आंखों देखे वाकयात हैं, मेरे देखते देखते उनके पास गार्ड्स भी आए और डाले भी आए और कोठियाँ भी आई, तो उनसे भी पूछे ना कहाँ से आए पैसे, उन्हें भी जरा कहें ना तुसी भी सीधा करो, अकाउंटेबल करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लेट्स कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट कि अगर पाकिस्तान के 3 बड़े सियासतदान हों, एंड आई एम श्योर जिसमें से आप एक को बड़ा सियासतदान नहीं मानेंगे, लेकिन जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हों, और फिर तीसरे नंबर पर या कहीं पे भी अगर आप रखना चाहें इमरान खान, तो आप तीनों के लिए एक लफ्ज़ क्या पहली होगा? बात तो ये है कि मैं आप किसी बेवकूफ़ से बात नहीं करी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे अकल समझ शऊर दिया हुआ है। मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि इमरान खान साहब जो है एक पॉपुलर लीडर हैं और एक सियासी जमात जो है जो क्लेम करती है नहीं, उनका बहुत से लोग यहाँ, हम खुद भी एक चीज नोट करें, उनका सियासी कद शायद उतना बड़ा नहीं है जितना मोहतरमा का था, जितना जरदारी साहब का था, जितना नवाज शरीफ साहब का। एज अ पॉलिटिशियन, उस कंपैरिजन मैं इमरान खान साहब को बिल्कुल वो मार्क्स नहीं दे सकता, और इसलिए नहीं कि मेरी को मजबूरी है, इसलिए कि उन्होंने पॉलिटिशियंस वाला काम नहीं किया उन्होंने। देखिए ना, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे अगर आप बात करें कि भुट्टो जो है उनकी असैसिनेशन होती है, उनका जुडिशल मर्डर किया जाता है, उसके बावजूद उनका भाई जो है उसके साथ जो सलूक होता है, उनके ख़ानदान के साथ जो सलूक होता है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज तो सोई भी नहीं चुभी होती तो बाहर रोला पड़ जाता है। पहले तो नेज़े चल जाते थे तो रोला नहीं पड़ता था। क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शाही किला की कैदें नहीं काटी? क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े नहीं खाए? खाए हैं किसी एक पीटीआई के कारकुन ने कोड़ा खाए? किसी ने किला काटा? किला नवाज शरीफ साहब ने भी काटा हुआ है। तो मादरत से आज के जो डिजिटल वर्कर्स हैं ना, जो सोशल मीडिया पे बैठ के बहादुरी के दावे करते हैं, मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर की जरूरत को बहरहाल एक्नॉलेज करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त में जो जिस जरूरत से ये तमाम चीज़ों का मुकाबला किया था। मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वापस आई थी, उन्होंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा, ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा एसी उतारूँगी, वो भी कह सकती थी ना कि मैं फ़लाने का एसी उतारूँगी और मैं फ़लाने को ये करूँगी। कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया, कभी उन्होंने छोटी बातें नहीं की, उन्हें अपने कद का, अपने स्ट्रेचर का इल्म था। अच्छा, क्विकली जरदारी साहब के लिए एक जुमला, नवाज शरीफ साहब एंड फॉर इमरान। देखिए, जरदारी साहब तो बहरहाल मुफाहमत के बादशाह हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब लीडर हैं। मियाँ नवाज शरीफ, जो करिश्मा की आप बात करती हैं, जो लोग मियाँ साहब से मिल के आते हैं उनसे पूछे करिश्मा क्या होता है। मियाँ साहब मेकअप नहीं करते, मियाँ साहब वो क्या कहते हैं उसको, बोटॉक्स नहीं लगाते, और मियाँ साहब मेकअप के बगैर आवाम के सामने आते हैं। और माज़ से जिसको आप हैंडसम कहते हैं ना, जरा किसी दिन मेकअप के बगैर उसको लेकर आएँ, फिर पूछेंगे कितनी हैंडसमशिप है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े बेबाक किस्म के जो जवाबात आए हैं ख्वाजा साहब की जानिब से, वो आपने सुने। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।